हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड आई वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी बेहतर जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच फुल फ्लेज्ड जंग छिड़ी हुई है और दोनों के बीच पीस लाने के लिए पीस टॉक्स और नेगोशिएशंस बेलारूस में करंटली चल रहे हैं। सो हम यही होप करेंगे कि जल्द से जल्द कोई एक लॉजिकल और एक पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ पर इन दोनों के बीच आता है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने एक बहुत ही सीरियस एक्यूजेशन लगाया हुआ है रशिया पर कि रशिया ने हाल ही में किए बॉम्बिंग्स में क्लस्टर म्यूनिशंस और वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप इस वीडियो पर या फिर इस टॉपिक पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये क्लस्टर म्यूनिशंस और वैक्यूम बॉम्ब्स होते क्या हैं, इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, क्या इससे पहले भी इनका इस्तेमाल कहीं पर हुआ था या नहीं, एवरीथिंग व्हिच यू हैव टू नो अबाउट क्लस्टर म्यूनिशंस एंड वैक्यूम बॉम्ब्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिगेशन जो है वो यूक्रेनियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स जो कि ओक्साना मार्कारोवा जी, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, तो उन्होंने ये एक्यूजेशन रशिया पर लगाया हुआ था कि हाल ही में किए गए बॉम्बिंग्स में रशिया ने कहीं ना कहीं क्लस्टर बॉम्ब्स और वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया हुआ था। दरअसल इन दोनों वेपन्स का यूसेज जो है वो ऑलरेडी कंडेम किया गया है और इस रवैये को भी कहीं ना कहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी कंडेम किया हुआ है। दरअसल ये वेपन्स डेडली इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये ऑफकोर्स डिस्ट्रॉय तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज तो ये करेंगे ही, लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि आसपास के सराउंडिंग्स में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन किया जाए। तो इन्हें कहीं ना कहीं थर्मोबैरिक बॉम्ब्स भी कहा जाता है या फिर वैक्यूम बॉम्ब्स भी कहा जाता है। और दरअसल ये एक्यूजेशन जो है कहीं ना कहीं रशिया के TOS-1 व्हीकल को देखकर, उनके फुटेजेस को देखकर जो कि यूक्रेन ने प्रोड्यूस किए हुए हैं उसके बेसिस पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। अभी इसे फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंटली कहीं ना कहीं वेरीफाई करना बाकी है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा हुआ था कि जो नॉर्थर्न यूक्रेनियन सिटीज में खासकर एक प्री स्कूल में जहां पर सिविलियन शेल्टर ले रहे थे वहां पर इस तरीके के क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया था रशिया के तौर पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये क्लस्टर म्यूनिशन और बॉम्ब्स होते क्या हैं। देखिए बेस्ट एग्जांपल अभी हम दे सकते हैं, तो अगर आपने आयरन मैन 1 मूवी देखी हो 2008 में, तो वहां पर आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क जो है वो कहीं ना कहीं एक बॉम्ब को डिस्प्ले करते हैं जिसे जेरिको कहा जाता है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वो एक जेरिको मिसाइल जाकर सेवरल नंबर ऑफ छोटे छोटे म्यूनिशंस को जो है वहां पर लॉन्च करती है, जो कि बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है। तो मैं आपको एक फ्रिक्शनल सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑन द सेम लाइन क्लस्टर म्यूनिशंस और बॉम्ब्स भी उसी तरीके से ही काम करते हैं। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं कि क्लस्टर बॉम्ब जो है वो कहीं ना कहीं सरफेस लॉन्चर से या फिर एयर से भी ड्रॉप किए जा सकते हैं, कैनिस्टर से रिलीज किए जाते हैं इस तरीके से फुल फ्लेज्ड, और जैसा ही स्पेसिफिक लेंथ के पास, ग्राउंड के ऊपर थोड़े से लेंथ के पास जब वो आ जाते हैं तो अगेन वो कैनिस्टर जो है स्पिनिंग कैनिस्टर्स वो ओपन हो जाते हैं और वहां से कई नंबर ऑफ छोटे छोटे बॉम्बलेट्स जो है रिलीज किए जाते हैं। यहां पर आप खूबसूरती से इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा कारनामा चलता है। तो जैसा ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये जो बॉम्बलेट्स हैं ये दरअसल पैराशूट की तरह फ्लोट होते हैं और जहां पर स्पेसिफिक टारगेट होता है उसी के ऊपर ये जाकर गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से डैमेज ये कॉज करते हैं और कई बार ये डेटोनेट नहीं होते, सड़क पर ही पड़े हुए होते हैं और जब सिविलियंस घर के बाहर आते हैं, वो चल रहे होते हैं, तो तब वो अचानक से डेटोनेट होते हैं, तो और भी ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉयस और डिस्ट्रक्शन और डैमेज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस लिए ये क्लस्टर म्यूनिशंस और बॉम्ब्स सीरियस और डेडली वेपन्स माने जाते हैं। सो इससे रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, मैं आपको उनके बारे में भी कहूंगा। तो स्पेसिफिकली नियरली 100 कंट्रीज आर साइनिंग अ ट्रीटी टू बैन क्लस्टर bombs while the leading producers of the bomb that is US, Russia, China and Israel remain outside the pact। जो खुद ये बॉम्ब्स बना रहे हैं वो खुद इस ट्रीटी के बाहर हैं। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं दिस इज हाउ द क्लस्टर म्यूनिशंस और बॉम्ब्स वर्क, यानी कि एक बॉम्ब से आप कई बॉम्बार्डिंग्स कर सकते हैं, छोटे छोटे बॉम्बलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑन द सेम लाइन्स वैक्यूम बॉम्ब इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द क्लस्टर बॉम्ब। वैक्यूम बॉम्ब की खासियत ये होती है, या फिर थर्मोबैरिक वेपन्स जिन्हें कहा जाता है, कि ये आसपास के टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट पर जहां पर इन्हें छोड़ा जाता है उसी टारगेट के आसपास टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करके बहुत बुरी तरीके से वहां पर हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन वो क्रिएट करते हैं। आसपास के ऑक्सीजन को वो सक कर लेते हैं और बुरी तरीके से वहां पर वैक्यूम बना देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टिपिकली प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्ट वेव ऑफ अ सिग्निफिकेंट लॉन्गर ड्यूरेशन देन द कन्वेंशनल वेपन।
वेपन्स, कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, फायर एंड फॉरगेट टाइप, एक बार में ही वो कन्वेंशनल वेपन्स जो है वो बस एक ब्लास्ट करते हैं और उसके बाद खत्म। लेकिन वैक्यूम बॉम्ब ऑन अपार्ट विद दैट लॉन्गर ड्यूरेशन तक होता है और बहुत बुरा डैमेज भी वो करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ वेपराइजिंग ह्यूमन बॉडीज ऑल्सो। तो यहाँ पर आप इमेजेस में भी देख सकते हैं, जस्ट बॉम्बिंग नहीं, वहां पर इंपैक्ट भी बहुत बुरी तरीके से होता है, बहुत बुरी तरीके से हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन भी हमें आसपास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब जो है वो स्ट्राइक होता है और जैसा ही वो टारगेट के पास आता है वो सेकेंड स्टेज जो है वो एक्टिवेट अगेन से हो जाते हैं और बुरी तरीके से स्मॉल एक्सप्लोजन वहां पर छोटे से होता है जो कि फुल फ्लेज्ड एक्सप्लोजिव मटेरियल को रिलीज करके एक क्लाउड की तरह वहां पर क्रिएट करता है ताकि सेकेंड एक्सप्लोजन जो इग्निशन होता है वो और भी सीरियस डैमेज कॉज कर सके। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि वो इतने सीरियस होते हैं डैमेजेस कि कई बार ह्यूमन बॉडीज को वेपराइज करने का भी कैपेबिलिटी वो इन ब्लास्ट में रखते हैं। तो ये काम किस तरीके से कर सकते हैं वैक्यूम बॉम्ब्स? तो दरअसल इन्हें एरोजोल बॉम्ब्स भी कहा जाता है बच्चों। दो स्टेज का ये म्यूनिशन होता है, यानी कि दो स्टेजेस में ये बॉम्ब्स जो है वो फटते हैं। सबसे पहला द फर्स्ट चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरोसोल मेड अप ऑफ वेरी फाइन मटेरियल फ्रॉम कार्बन बेस्ड फ्यूल टू टाइनी मेटल पार्टिकल्स। जो सबसे पहली बार जब म्यूनिशन होता है तो वहां पर ऑलरेडी रॉकेट की तरह लॉन्च किया जाता है उस म्यूनिशन को, तो वहां पर इट इज फुल फ्लेज्ड विद टाइनी मेटल पार्टिकल्स के साथ ही होता है और जैसा ही वो ग्राउंड के करीब आता है सेकेंड चार्ज अगेन वहां पर इग्नाइट होता है जो कि नॉट इस मेटल के छोटे छोटे पीसेस को वो ऑलरेडी लॉन्च तो करता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो आसपास के वैक्यूम का भी इस्तेमाल करता है ताकि एक बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट वहां पर एक्सप्लोजिव किया जाए और एक क्लाउड जैसा, यहां पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं, क्लाउड जैसा भी वो आसपास क्रिएट करता है। अगेन मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा, आपको और भी आसानी होगी। तो सबसे पहली बार जब वो लॉन्च किया जाता है तो दिस इज द फर्स्ट इग्निशन और द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस वेरी थर्मोबैरिक वेपन। और जब वो जैसा ही वो मान लेते हैं कि 100 फीट अबव द ग्राउंड वो आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे टाइनी मेटल के पीसेस उसमें होते हैं वो बिखर जाते हैं और सेकंड इग्निशन जो है अगेन यहां पर हो जाता है ग्राउंड को टच करने से पहले ही। तो यहां पर सेकंड स्पार्क जो होता है वो आसपास के वैक्यूम को, आसपास के ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और आसपास वैक्यूम क्रिएट करता है और बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट और इस तरीके का एक्सप्लोजन वो करता है। पिक्चर आप यहां पर देख सकते हैं, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहां पर बहुत खूबसूरती से दिया गया है। तो बहुत ही लंबे वक्त तक ये डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लोजन या फिर ये ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। तो दोनों क्लस्टर म्यूनिशंस हो या फिर थर्मोबैरिक वेपन्स या फिर वैक्यूम बॉम्ब्स हो वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल अगेन, क्या इनका इस्तेमाल करना लीगल है? देखिए, कंट्रीज दैट हैव राटिफाइड द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, जो खासकर पहले वाला बॉम्ब जिसके बारे में हमने बात किया हुआ था, तो 2008 में ही एक फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बनाई गई थी कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। सो जो कोई भी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं तो उन्हें प्रोहिबिट किया गया है इस क्लस्टर बॉम्ब्स को इस्तेमाल करने से। तो एज ऑफ डेट देयर आर 110 स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन एंड 13 अदर कंट्रीज हैव साइंड अप बट आर येट टू राटिफाइड। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 110 स्टेट पार्टीज हैं इसे, और ना ही रशिया और ना ही यूक्रेन इस क्लस्टर बॉम्ब्स का हिस्सा है या फिर इस कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस का सिग्नेटरीज हैं। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली रशिया ने इसका इस्तेमाल किया हुआ होगा। और आगे बढ़ते हैं वैक्यूम बॉम्ब्स की ओर। वैक्यूम बॉम्ब से रिलेटेड तो आज तक कोई भी इस तरीके का इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट बना ही नहीं जो इन्हें प्रोहिबिट किया जाए, क्योंकि बहुत ही अनकन्वेंशनल और बहुत ही न्यू टाइप ऑफ वेपन इन्हें माना जाता है। लेकिन कई न्यूज मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक बट देयर यूज अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन इन बिल्ट अप एरिया, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स कुड अट्रैक्ट एक्शन अंडर द हेग कन्वेंशंस ऑफ 1899 एंड 1907। तो स्पेसिफिकली भले ही कोई इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट ना हो इन वैक्यूम बॉम्ब्स को बैन करने का, लेकिन अगर इन्हें कई सिविलियन पॉपुलेशन वगैरह में इस्तेमाल किया जाए किसी स्कूल्स, हॉस्पिटल, बिल्डअप एरियाज के पास, तो द हेग कन्वेंशन में कहीं ना कहीं उन पर सैंक्शंस वगैरह भी लग सकते हैं, कोई ना कोई एक्शन उनके खिलाफ जरूर लिया जा सकता है। यानी कि अभी फुल फ्लेज्ड एक इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट की जरूरत है वैक्यूम बॉम्ब्स को प्रोहिबिट करने के लिए। और क्या इससे पहले कहीं पर इसका इस्तेमाल किया गया था? क्या हमें इस तरीके के एग्जांपल्स मिलते हैं? यस, ऑफ कोर्स, और कई ज्यादा भी मिलते हैं। दोनों क्लस्टर म्यूनिशंस और थर्मोबैरिक म्यूनिशंस या फिर वैक्यूम बॉम्ब्स जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए गए थे सबसे पहली बार, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने उन्हें जर्मन आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ था। और तब तक वो बहुत ही वाइड डेवलप्ड नहीं थे थर्मोबैरिक म्यूनिशंस, जब तक 1960s में जब उन्हें वियतनाम वार में सबसे पहली बार यूएस ने इसका इस्तेमाल किया हुआ था। तो वियतनाम वार और वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलरेडी इन थर्मोबैरिक म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया हुआ है। एंड अलॉन्ग विद दैट यूएसए ने अगेन उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया हुआ था 2001 में अलकायदा के फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि अफगानिस्तान के तोरा बोरा माउंटेन्स में छुपे हुए थे। और
2017 में भी अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका इस्तेमाल किया हुआ था इस्लामिक स्टेट के फोर्सेस के खिलाफ उन्हें मार भगाने के लिए। एंड फाइनली यस, रशिया पर भी एलिगेशन ऑलरेडी था कि रशिया ने भी इसे चेचनिया का जो वॉर चल रहा था 1999 में, वहां पर भी रशिया ने इसका इस्तेमाल किया हुआ था, जो कि बहुत बुरी तरीके से ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग्स ने बहुत बुरी तरीके से कंडेम किया हुआ था। वहां पर भी ग्लोबल एनजीओस ने इसे कंडेम किया हुआ था। तो रशियन मेड थर्मोबैरिक वेपन्स वर अगेन रिपोर्टेडली यूज्ड इन द सीरियन सिविल वॉर। तो अभी भी फुल फ्लेज वहां पर सीरिया में प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो सीरियन सिविल वॉर में भी रशियन मेड इस तरीके के वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। बशीर अल असद जो जिनके रिजीम को रशिया सपोर्ट कर रहा था, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल करने के रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज व्हाट यू हैड टू नो अबाउट द म्यूनिशन, क्लस्टर म्यूनिशंस एंड वैक्यूम बॉम्ब्स। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के बाद फुल फ्लेज एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। आप भी जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको वहां पर मिल जाएगी। सो दिस आर ऑल द कोर्सेस एंड बंडल्स व्हिच वी प्रोवाइड। एक बार आप जाकर चेकआउट करें, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें एंड वॉरियर 10 इज द कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, until then stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.